नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण पर सियासी संग्राम को लेकर। दरअसल कल हमने चर्चा की थी कि तापमान देश का बढ़ रहा है सदन के बाहर, लेकिन आज से 3 दिन के लिए 16, 17 और 18 अप्रैल तक लोकसभा के भीतर सियासी तापमान ऊंचा रहेगा। आज महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है और इसके साथ चर्चा शुरू होगी और कल इस पर मतदान होगा और 18 तारीख को इस पर विधिवत इसकी घोषणा हो जाएगी। तो करीब 12-14 घंटे की चर्चा जो बढ़ भी सकती है। आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि देश की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है इन 3 दिनों में, और वो है देश की महिला शक्ति को विधानसभा और लोकसभा के भीतर 33% आरक्षण, यानी कम से कम इतनी संख्या तो अब उनकी होगी, निश्चित है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो दल मानते हैं कि ये 33% आरक्षण कम है, तो वो अपने दल की सभी सीटों पर महिलाओं को लड़वा सकते हैं। ये आपस की बातचीत में निकल कर आया। तो चर्चा शुरू करें उसके पहले बता दें कि लोकसभा के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, ये भी हम चर्चा की शुरुआत में सुनेंगे। और चर्चा में जुड़ेंगे दिल्ली से हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ नागेंद्र सिंह परमार जी, स्टूडियो में मौजूद हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी योगराज योगेश जी, और फोन पर 2 साथी रहेंगे, पत्रकार साथी गौरव चतुर्वेदी टेलीफोन लाइन पर और जियो पॉलिटिक्स और सोशल एक्टिविस्ट रमेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे फोन लाइन पर। चर्चा शुरू करते हैं और सुनते हैं पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, तो हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया, तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे, उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां है, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, 21वीं सदी में भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व में भी आज भारत की स्वीकृति हम सब महसूस कर रहे हैं और ये हम सबके लिए गौरव का पल है। एक समय हमारे पास आया है और इस समय को हमने एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है। और मैं पक्का मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में साच अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है। तो ये समय की मांग है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जिन्होंने भी महिलाओं के मुद्दे पर, महिला आरक्षण पर विरोध किया है, उनका सियासी तौर पर घाटा हुआ है और ये 21वीं सदी का भारत है। उन्होंने ये भी चर्चा में कहा कि अगर कोई चाहता है कि इसका क्रेडिट वो ले ले दूसरी पार्टी, तो मैं इसके लिए ब्लैंक चेक देता हूं क्रेडिट लेने के लिए। लेकिन अगर सब साथ में आए तो लोकतंत्र का हित होगा, देश का हित होगा। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात चर्चा के लिए जुड़ गए हमारे सारे साथी। फोन पर गौरव चतुर्वेदी और रमेश सिंह जी,
दिल्ली से जूम पर जुड़े हैं हमारे साथ नागेंद्र सिंह परमार जी और स्टूडियो में मौजूद है योगीराज योगेश जी। योगीराज जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ ही मोदी ने कहा कि यह मेरी गारंटी है और अमित शाह ने कहा कि जिस किसी को लगता है कि इसमें महिला आरक्षण में जाति धर्म के हिसाब से भी आरक्षण हो, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए वो पार्टी स्वतंत्र है, वो अपनी सारी सीटों पर महिलाओं को चुनाव लड़वा सकती है। इसलिए ये बात भी खारिज कर दी कि आरक्षण के भीतर आरक्षण नहीं होगा, कम से कम महिला आरक्षण के मामले में आपकी राय? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और अब इसमें एक ऐसा महिला आरक्षण का ऐसा बिल आया है कि इसमें कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं है, तो एक एक करके कुछ चीज़ें तलाश रहे हैं कि कैसे विरोध किया जाए, किस बात को आगे बढ़ाया जाए कि हमारा विरोध भी सामने आ जाए। महिला आरक्षण के मसले पर सब एक हैं, सब कह रहे नहीं साहब हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है और आप तो अभी कर दें और ऐसा कर दें वैसा कर दें। ये जो बात जो पूरा जो विवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष के साथ, हमें महिला आरक्षण में कोई दिक्कत नहीं है, परिसीमन में हमें दिक्कत है, आरक्षण में हमें दिक्कत है। जैसा कि आपने जिक्र किया, अखिलेश यादव ने कहा कि साहब आरक्षण हम तय कर देंगे, मतलब पार्टियां तय करेंगी। तो अमित शाह ने जवाब दिया कि आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं आप, लेकिन सीटें तो आरक्षित होंगी। वो तो आरक्षण का मतलब ही ये हुआ ना जी। आप कैसे फिर आप अपनी मर्जी से तय कर देंगे साहब हम दे देंगे अपनी मर्जी से 33% लोगों को, तो वो तो अभी भी किसी ने नहीं रोका। आप तो 50% दे दीजिए, कौन मना कर रहा है आपसे। लेकिन वो जो पूरा का पूरा जो मसला आ रहा है, इस बात को लेकर आ रहा है, पहले तो इन्होंने इस बिल को लेकर विपक्ष ने बहुत सारी आपत्तियां जताई, उत्तर दक्षिण का एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की कि साहब जो है दक्षिण की सीटें कम हो जाएंगी। लेकिन आज बहस के दौरान एक एक सवाल का जवाब दिया सत्ता पक्ष के लोगों ने। उन्होंने कहा कि साउथ की सीटें कम नहीं होंगी, बढ़ जाएंगी। और कहाँ कितनी बढ़ेंगी, न केवल सीटें बढ़ेंगी, पहले यह भी कहा जा रहा था कि सीटें बढ़ जाएंगी लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन घट जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा वो भी बढ़ेगा, सीटें भी बढ़ेंगी और हर राज्य की बढ़ेंगी, 25-25, 30-30 सीटें हर राज्य की बढ़ेंगी और टोटल जो ओवरऑल जो निकलेगा वो भी बढ़ेगा। अब यहाँ इनका ये जो एक हथियार था वो भी बोथरा हो गया। तो कैसे विरोध करें इस बिल का? महिला आरक्षण पर तो डायरेक्ट अटैक कर नहीं सकते आप, तो सब उसके साथ हैं। अब इसके साथ ये जोड़ दिया गया है कि जो लिमिटेशन हो रही है, आप कहाँ उसका इंतज़ार कर रहे हैं, आप तो 2011 के आधार पर करने वाले हैं, जबकि 2026-27 में जनगणना होने वाली। तो कहने का अर्थ है कि बहुत तरह की विरोध करने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात बहुत अच्छी बोली, और वो ये है कि इसका क्रेडिट किसी एक को नहीं जाएगा और सब इसका क्रेडिट ले सकते हैं इसका समर्थन करके। और वास्तव में ये ऐसा क्षण है, ये ऐसा बिल है जिस पर किसी की कोई आपत्ति नहीं। डिलिमिटेशन की भी जो बातें आ रही हैं, आप बताइए पिछले 40 साल से परिसीमन ही नहीं हुआ, और जबकि आबादी कितनी बढ़ गई, उस आबादी के मान से लोकसभा सीटों में इजाफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सरकार का तथ्य है। तो उसका इजाफा होना चाहिए उसमें, इसलिए डिलिमिटेशन बिल भी लाया गया, लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अभी इसमें एक दिक्कत और आती है, जो जिस बात को लेकर बार बार विरोध हो रहा है कि साहब आप तो जो मौजूदा संख्या है सदन की, उसके मुताबिक आप 33% कर दें। अब उसमें एक दिक्कत ये आ रही, सरकार का जो कहना है कि अभी 543 के आसपास कुल सांसद हैं, और उसमें यदि हमने 33% आरक्षण दे दिया तो 48 के आसपास सीटें बढ़ेंगी, लेकिन कुल आरक्षण 181-85 के आसपास पहुंच जाएगा, और उसमें 131 ऐसी सीटें होंगी जिसमें महिला के अलावा कोई खड़े नहीं हो पाएगा। तो ये समाजवादी पार्टी, आरजेडी पार्टी, इनको तो इसी में तकलीफ होगी कि फिर पुरुष कहाँ जाएंगे। तो जो विरोध हो रहा है इस बात का हो रहा है। अब जब ये बात वाली बात आई कि साहब इतनी सीटें आरक्षित हो जाएंगी, तो सरकार ने कहा बढ़ा लेते, सीटें बढ़ जाएंगी डिलिमिटेशन में। अब वो बढ़ाने के लिए बिल ला रहे हैं तो उसका आप विरोध कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि सरकार ने एक ऐसा दांव फेंका है कि ना उगलते बन रहा ना निगलते बन रहा। समय की आवश्यकता महिला आरक्षण और समय की आवश्यकता परिसीमन भी, ताकि मौजूदा जनसंख्या के मुताबिक लोकसभा सदस्यों की सीटें बढ़ाई जा सके। बिल्कुल। हमारे साथ गौरव जी हैं। गौरव जी, परिसीमन को लेकर भी बहुत सारी बात, कि जो डिलिमिटेशन होगा वो सरकार के हिसाब से काम करेगा और इसलिए बहुत सारी जगह पर विपक्ष को नुकसान होगा। तब सरकार की तरफ से ये उत्तर दिया गया कि जो परिसीमन की व्यवस्था है वो पुरानी है, हमने उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। अगर उसमें गड़बड़ी हो सकती थी तो वो आपके कार्यकाल की है, आपने की होगी नहीं की होगी आप जाने, लेकिन उन्होंने कहा कि हम गड़बड़ी नहीं करेंगे, इसकी गारंटी देते हैं। क्योंकि परिसीमन की जो कमेटी या जो टीम बनेगी
उसमें उन्होंने कहा कि हमने कोई रद्द-बदल नहीं किया है, जो आपके समय का वही चला रहा है, तो अगर वो गड़बड़ था तो आज भी गड़बड़ है, लेकिन हम उसमें गड़बड़ी नहीं करेंगे। तो बहुत सारी बातें, कल दिन भर इस पर चर्चा होगी, शाम को वोटिंग होगी, देखते हैं क्या स्थिति बनेगी। हमें लगता है कि संसद में बहस होनी चाहिए, बहस होने के बाद ऐसा अनुमान है कि आखिरी में सब इस पर या तो सहमत होते हुए दिखेंगे, इसकी संभावना ज़्यादा है। आपकी राय गौरव जी? चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपने अपनी गोटियां फिट करने में व्यस्त हैं। चाहे सरकार हो, देखिए स्वाभाविक तौर पर जो भी सरकार सत्ता में रहती है, जो भी पार्टी सत्ता में रहती है, उसको स्वाभाविक तौर पर इस तरीके के बिल लाने का फायदा मिलता है। अन्य राजनीतिक दलों को यही डर है कि इसका पूरा फायदा, पूरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ना ले जाए। हालांकि मोदी जी जो कह रहे हैं वो सिर्फ कहने की बात है, क्रेडिट मिलने की बात जब आएगी तो वो भाजपा को ही मिलने का सीधा सीधा वो रहेगा। तो लेकिन दूसरी बात, लेकिन गौरव जी, इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं। और दूसरी बात जो है कि अगर विपक्ष कुछ अन्य मांगों को भी कर रहा है तो उन्हें व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर परिसीमन की भी बात करें कि परिसीमन को बाद में किया जाए, महिला आरक्षण के बिल पर तो सब तैयार हैं ही, तो एक साथ इसकी आड़ में, महिला आरक्षण बिल की आड़ में परिसीमन को लेकर के बात क्यों करी जा रही? उनके जो भी प्रावधान है, वो पिछली सरकारों ने जो भी किया हो, अगर आप सही करने के मूड में हैं तो आप उसको व्यवस्थित तरीके से करें। ये तय नहीं हो पा रहा है कि किस जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा, उनको सारे तथ्यों को देखना चाहिए। जो अन्य राजनीतिक दलों की मांग है उसको लेकर के एक कॉमन एजेंडा बनना चाहिए, उसके बाद आप सरकार जो करना चाहे वो करे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से गोटी फिट करने में माहिर है और वो यही प्रयास कर रहे हैं, और वो सफल होते हैं कि असफल, ये कल देखने की बात रही। अब आखिरी परिसीमन कब हुआ था, ये भी इसमें देखना पड़ेगा कि आखिर हम इसको डिले क्यों करना चाहते हैं। और वैसे भी जो परिसीमन होगा 2029 में लागू होगा, अभी वक्त है। अगर बहुत जल्दी कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए, लेकिन परिसीमन को अगर 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए, तो फिर परिसीमन के मामले में अड़ंगेबाजी ठीक नहीं है। परिसीमन के लिए कहा गया कि प्रियंका गांधी ने कहा था कि ये परिसीमन के बहाने सरकार अपने हिसाब से काम करना चाहती है, तो अमित शाह ने कहा कि परिसीमन की जो नियम है, जो कायदे कानून है, वो हमारे बनाए हुए नहीं है, वो आप लोगों की सरकार के बनाए हुए हैं। अगर आपने ऐसा किया था तो आपने किया होगा, लेकिन हम नहीं करेंगे, इसकी गारंटी दे रहे हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि विरोध के नाम पर विरोध करें कि साहब एक बात मानी तो अब दूसरी बात नहीं मानेंगे, दूसरी मानी तो तीसरी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इतनी जल्दी क्या है तीनों काम एक साथ करने की? जल्दी इसलिए भी है क्योंकि परिसीमन अगर 20 साल से नहीं हुआ है तो भाई इसको अनंत काल तक तो नहीं रोक सकते ना। और इसलिए भी नहीं रोक सकते कि आपने महिला आरक्षण कर दिया तो अब एकदम से इसको क्यों कर रहे हैं। अब वो करने का तो काम सिस्टम करेगा, कोई विपक्ष और सरकार तो जाके परिसीमन का काम करेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि अड़ंगेबाजी के बजाय जो काम हो रहे हैं उसमें रास्ते निकालने चाहिए और देश सब मिलकर आगे बढ़ाए, और आखिरी में होगा भाई सब मिलकर काम करेंगे और देश वैसे भी आगे बढ़ी रहा, आगे भी और इसी रफ्तार से बढ़ता रहेगा। रमेश सिंह जी फोन लाइन पर है। रमेश जी, आपकी राय? राघवेंद्र जी, 1971 की जनगणना के आधार पर आखिरी डिलिमिटेशन हुआ था, यानी कि लगभग 50 साल हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तो उनने सिर्फ इतना भर किया था कि जो लोकसभा विधानसभाओं की जो सीमाएं हैं उनका पुनर्निर्धारण किया था, और उस पर कैप लगाया था कि ये डिलिमिटेशन अभी नहीं होगा। तो आप ये देखिए कि आज 1.5 अरब की जनसंख्या है और 543 सीटें पिछले 50 साल से है, यानी मतलब 1.5 अरब की जनसंख्या को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा, और ये बहुत जरूरी था। सरकार इसमें कोई मनमानी नहीं कर रही। अच्छा, दूसरी बात यह है, ये विपक्ष का ये आरोप कि 1910 की जनगणना के आधार पर कर रहा है, 1928-29 तक इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये स्पष्ट बता दूं, सरकार ने स्पष्ट कहा है कि इस पर 50% की बढ़ोतरी कर रहा है, यानी जहां सीटें 40 है वहां 60 हो रही है, और जहां 80 है वहां 120 हो रही है। तो ये जनसंख्या का आंकड़ा 1910 का हो और चाहे 1928 2010 का हो या 2028 का हो, ये जनसंख्या के आंकड़े इसको प्रभावित नहीं कर रहे। 50% सीटें बढ़ रही है, और इसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है, उन्होंने एक राज्य का बताया, तमिलनाडु की सीटें बढ़ रही है, दक्षिण भारत की कितनी सीटें बढ़ रही है, यानी किसी भी राज्य को ना तो अतिरिक्त लाभ हो रहा है इससे और ना किसी राज्य को नुकसान हो रहा है। परसेंटेज के मामले में दक्षिण भारत के जो प्रतिनिधित्व है उसका परसेंटेज बढ़ रहा है। तो डिलिमिटेशन असल में क्या है, एक
एक हाइपोथेसिस चल रही है। डीएमके को ऐसा डर लग रहा है कि सरकार कह रही है लेकिन करेगी वही जो इनके मन में है। ये कह रहे हैं कि 50% का अनुपातिक प्रतिशत बढ़ेगा। एक कल्पना के आधार पर, एक शक के आधार पर विरोध उचित नहीं है। जब देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री संसद में ऑन रिकॉर्ड ये बयान दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा, 50% सीटें सबकी अनुपात में बढ़ रही है, तो फिर मेरे ख्याल से विपक्ष को इसे मानना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की कोई मतलब एक साख होती है कि वो जब सदन में बयान दे रहा है तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात, ये महिलाओं का जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, तो इस देश की आधी जनसंख्या को भारत का संविधान लैंगिक समानता का दर्जा की बात करता है। इस देश की महिलाएं सेना से लेकर, अंतरिक्ष से लेकर, वैज्ञानिक से लेकर, डॉक्टर, इंजीनियर, हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। तो उनको 33% आरक्षण, बल्कि 50% की आबादी है, तो 50% से ना देकर 33% दे रहे हैं। हालांकि इस पर विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको दिक्कत फिर भी है क्योंकि इसका श्रेय कांग्रेस बीजेपी को जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। भले प्रधानमंत्री जी कोई आश्वासन में कुछ भी कहें, लेकिन वो जो श्रेय है वो नरेंद्र मोदी को जाएगा। बिल्कुल। नागेंद्र जी, सवाल है कि प्रतिपक्ष को डर है। अब उस डर का, उस भय का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो उनके अवचेतन मन में है। लोग कहते हैं कि जैसे हम होते हैं वैसे हम सबको देखते हैं। तो अगर उनको लगता है कि वो जो दक्षिण भारत में कर रहे हैं वो भी उन्होंने कई बार नियम, कायदे, मर्यादाओं को तोड़कर काम किए। स्टालिन तो साफ कहते हैं कि सनातन को हम ख़त्म करेंगे। इसके अलावा वो एक वर्ग का विशेष समर्थन करते हैं, निर्भय होकर करते हैं, जबकि संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता है। तो हम चाहें तो सब कुछ करें, दूसरा कुछ भी संविधान के मुताबिक भी करें या दाएं बाएं करें, तो हम नहीं करने देंगे, विरोध के नाम पर विरोध करेंगे। तो दक्षिण भारत से जरूर ये बात उठेगी। भाषा के नाम पर वो बात करते हैं, खान पान के नाम पर बात करते हैं, रंगों के नाम पर बात करते हैं। तो दक्षिण के जो लीडर हैं, वो कुछ लीडर, सभी नहीं, इक्का दुक्का इस पर अलगाव की बात को भी हवा दे सकते हैं, और जो देश के विरोधी तत्व है वो भी इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो लेकिन ये तो आगे की बात है। लेकिन सीधी सी बात है कि ये मामला ऐसा है कि ऐतिहासिक बदलाव का दिन आज से शुरू हुआ है, और 3 दिन में हम देखेंगे कि ये सब चीज़ें काफ़ी कुछ बदल जाएंगी। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, जो ऐतिहासिक बदलाव की जो पहल है, इसकी जो जड़ में जो बात है मूल रूप से वो ये है कि पिछले काफी समय से मातृशक्ति ने दिखाया है कि वो कोई भी क्षेत्र हो, क्या वो खेलकूद का क्षेत्र हो, चाहे वो बैंकर्स के रूप में उनकी भूमिका हो, डॉक्टर्स के रूप में भूमिका हो, अंतरिक्ष के रूप में, अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में भूमिका हो, साइंटिस्ट के रूप में उनकी भूमिकाएं हो, चाहे ऑपरेशन रोल्स है, सेना है, सब जगह महिलाओं ने दिखाया है अपनी किस तरह वो बेहतरी से कार्य करती हैं और कितनी निपुणता से वो कार्य करती हैं। पंचायती राज संस्थान में जब ये लाया गया आरक्षण का, तो उन्होंने सफलतापूर्वक कार्य करके दिखाने का अपने आप को प्रूव किया जी। 2019 के लोकसभा चुनाव से, उसके बाद के विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके बाद के विधानसभा चुनाव में लगातार मातृशक्ति ने दिखाया कि पुरुष के मुकाबले उनका मत प्रतिशत बढ़ा हुआ था, जिसने सभी राजनीतिक दलों को जगाया है और उनके दिमाग में ये बात लाई है कि अब मातृशक्ति एक प्रभावी भूमिका में है। इसीलिए लाभार्थी की अनेक स्कीमें लाई गई अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा उनको लुभाने के लिए। भाजपा और एनडीए सरकार उसमें आगे बढ़ के उन्हें लाभार्थी से निर्माता की भूमिका में लाना चाह रही है। अब जहां तक बात देखिए, पता है क्या, राजनीतिक फायदे की, तो राजनीतिक दल तो राजनीतिक फायदे के लिए बात करेंगे, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। हाँ, अगर उन्हें पूरा हक है राजनीतिक फायदा लेने का, अगर वो देश जो वो राजनीतिक फायदे के लिए जो भी बिल ला रहे हैं, चला रहे हैं, उसमें अगर देश हित, समाज हित और नागरिकों के हित छुपे हुए हैं, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। जब सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है इसके मामले में कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन रहेगा, दक्षिण बनाम उत्तर नहीं होने जा रहा है, सबका का बराबरी की तरफ से 50% सीटें बढ़ेंगी, तो किसी का घाटा नहीं हो रहा, किसी को फायदा नहीं हो रहा है, सब कुछ बराबर है, तो उसके बाद में तो ये मान के चलिए कि कोई गुंजाइश बचती नहीं है। और अब मातृशक्ति है, आप ये मानिए कि जो इस बिल का विरोध करेगा, इस बिल के विरोध को करते हुए वो अपने तरीके से राजनीतिक नुकसान भुगतने के लिए तैयार है। बिल्कुल। और जो इस बिल के साथ खड़ा होगा उन्हें राजनीतिक फायदा मिलना चाहिए। इसमें मैं एक आपको आखिरी बार बताऊंगा, विपक्ष के रूप में जो विपक्ष विरोध के लिए विरोध कर रहा है, उस पर मुझे छोटा सा किस्सा याद आ रहा है 30 सेकंड का। देखिए, किसी एक शहर में एक व्यक्ति ने बोर्ड लगाए, बड़े बड़े प्रचार किया कि भाई मैं आपके दुश्मन को कैसे हराया जा सकता है, मात्र 500 रुपए फीस और 5 मिनट में ये बताऊंगा। उसके बाद भयानक लाइन लगने लगी, हर व्यक्ति चाहता था कि मैं अपने दुश्मन पे कैसे विजय पाऊं।
और 500 रुपए फीस थी तो लोग आते बैठते, वो 4.5 मिनट इधर उधर की बात करता, लोग टाइम देख के कहते कि साहब आखिर के 30 सेकंड बच गए, आपने बताया नहीं कि दुश्मन पे कैसे विजय पाई जाए। तो वो कहता था सुनो, दुश्मन पे तभी विजय पाई जा सकती कि जब दुश्मन को आप भ्रमित कर दो, यानी कंफ्यूज कर दो। और दुश्मन को कंफ्यूज करने का एक ही सबसे आसान तरीका है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओ। जब आप कंफ्यूज हो जाओगे तो दुश्मन आपका अपने आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है विपक्ष के लिए कंफ्यूजन की स्थिति है। ठीक, लेकिन एक बात और है इस पूरे मामले में कि अगर बीजेपी से इसका लाभ छीनना चाहता विपक्ष तो वो 33% आरक्षण के बजाय कहे कि 50% करिए और 50% आरक्षण को लेकर वो अड़ जाए, और जब सरकार नहीं कर पाएगी 50% तो कहें कि महिला शक्ति के खिलाफ थी सरकार, हम तो 50% की बात कर रहे हैं, अगर हम सत्ता में आए तो 50% आरक्षण करेंगे। अब अलग बात है कि वो सत्ता में कब आएंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो दूसरी बात है, लेकिन इतिहास तो ये बताता है कि जब ये सत्ता में थे तब इन्होंने 33% आरक्षण नहीं किया महिलाओं के लिए। बीजेपी इस मौके को बनाना चाहती है और वो इस लाभ को ले रही है। ये दाव तभी उनका फिट बैठेगा जब वो 33% के बजाय 50% की मांग करें विपक्ष के लोग और सरकार पर दबाव बनाए कि हमको इसलिए मंजूर नहीं क्योंकि 33% कम है, महिला मतलब आधी आबादी। आपकी राय योगीराज जी, अगर इस ट्रैक पर गए तो शायद कल की चर्चा कुछ दिलचस्प हो सकती है, और नहीं तो ये जितना विरोध करेंगे इसका मतलब कि आप कुल्हाड़ी पर पैर नहीं मार रहे हैं, माने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहा है बल्कि कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मारेंगे। ये कल के दिन होने वाला है अगर विपक्ष विरोध को एक पकड़ के बैठता और उससे पीछे नहीं हटता है। तो आपकी राय छोटी सी। नहीं, देखिए कोई भी बात विपक्ष करे या सत्ता पक्ष करे ऐसी बात वो करते हैं जिस पर लोग भी भरोसा करें। ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने मन में आया एक आंकड़ा और बोल दिया, इनकी हिम्मत नहीं है। 33% ही नहीं कर पा, 50% का बात कहाँ से ला पाएंगे कि साहब हम 50% देना चाहते हैं। केवल इस विधेयक को डीरेल करना चाहते हो तो आप भले ही बोल दें साहब हम 50% देंगे, आप अपनी पार्टी में 33% नहीं दे पाए, पार्टी की टिकटों में नहीं दे पाए, आपकी जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें नहीं दे पाए जी। एक बात। दूसरी बात है कि ये जो दोनों महिला आरक्षण विधेयक है और डिलिमिटेशन जो है ये 40 सालों से पेंडिंग है। 71 का जो अभी रमेश सिंह जी जो बता रहे थे, और उस समय ऐसा क्लॉज कर दिया उन्होंने, एक संविधान संशोधन कर दिया कि अब लिमिटेशन डिलिमिटेशन बिना संविधान संशोधन के हो ही नहीं सकता, यानी आपने आगे के दरवाजे ही बंद कर दी। तो ये जो सरकार को संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ रहा है ये इसलिए लाना पड़ रहा है जी, मतलब आपने तो ऐसी व्यवस्था कर दी हो गई नहीं आने वाला है। और आपको ये पता था कि बिना जब भी संविधान संशोधन की बात आएगी तो आपको चाहिए फिर 1/3, मतलब अभी आपको 360 सदस्यों का आपके पक्ष में वोट करने चाहिए। और फिर आप आरोप लगा सकते हैं कि सरकार संविधान बदलने की कोशिश करेगी क्योंकि संविधान में संशोधन ये उनका कोर आरोप है कि ये सरकार संविधान को बदलने वाली है। तो इसी बहाने क्योंकि आपने नियम ऐसा बनाया, संविधान में बदलाव तो करना पड़ेगा तभी डिलिमिटेशन होगा। तो बहुत सारी बातें मुझे लगता है कि 2 दिन की चर्चा में सब प्याज के छिलके की तरह चीजें निकल कर आएंगी। गौरव जी, आपकी कोई टिप्पणी इस पर? नहीं, लेकिन मेरा यहाँ पर एक सिर्फ ये सुझाव है जी कि जो सभी राजनीतिक दल कह रहे हैं पहले एक फोरम पे इकट्ठा होकर वो बात करते, क्या उसमें तकनीकी दिक्कतें हैं उनको समझें, उसके बाद डिलिमिटेशन करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम भी चाह रहे हैं कि डिलिमिटेशन हो क्योंकि जो जनसंख्या का आधार है वो जनसंख्या का आधार आज की तारीख में उतना मौजूद नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति इतने सारे लोगों को 14 लाख वोटरों को 15 लाख वोटरों को नहीं देख सकता। लेकिन उसके बाद भी हम अगर कई लोकसभा क्षेत्रों को देखें तो 20-20 लाख के ऊपर जा रहे हैं, तो उसको डिलिमिटेशन होना चाहिए, उसमें कोई दुराव छुपाव नहीं है। लेकिन एक प्रक्रिया सहमति के साथ अगर बनेगी तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा। असल में सहमति तो करना नहीं चाहता ना प्रतिपक्ष, सदन के अलावा जब वो बात करते हैं तो अलग बात होती है, सदन के भीतर सारी सहमतियां टूट जाती है। अगर 1971 से या 2000 से डिलिमिटेशन नहीं हुआ है तो विपक्ष को तो मांग करनी चाहिए कि सबसे पहले ये काम कराइए, सबसे पहले ये काम कराइए। लेकिन मांग करने के बजाय जो काम हो रहा है उसमें अड़ंगेबाजी करना, इससे पब्लिक के भीतर ये मैसेज जा रहा है कि प्रतिपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध करता है, वो रास्ता नहीं निकालता। तो अगर ये इमेज प्रतिपक्ष की बन गई तो ये भी उनके लिए खतरनाक है। प्रतिपक्ष को चाहिए कि वो जो चीज़ें हैं उसमें सहयोग करे और जो चीज़ें नहीं है, जो तार्किक रूप से भी गलत है, उस पर असहयोग करे। अगर 25-30 साल से डिलिमिटेशन नहीं हुआ है तो इस पर विपक्ष का कोई भी तर्क काम नहीं करेगा, जनता उसे खारिज कर देगी। तो अलग बात है, अब सदन तय करेगा, हम लोग तो सदन के बाहर उस पर अपने अपने विचार रख रहे हैं। रमेश सिंह जी कुछ कहेंगे आप बहुत संक्षेप में? राघवेंद्र जी,
इस देश की जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से प्रतिनिधित्व कम है। जब बढ़ेगा तो आम आदमी इससे पहले भी इसे पसंद करेगा। इसे इसलिए पसंद करेगा क्योंकि उसको एक सांसद तक पहुंचने में दिक्कत होती है। जब उसको उसका जो क्षेत्र है वो छोटा होगा और सांसद तक उसकी पहुंच आसान होगी तो उसे अच्छा लगेगा। दूसरी बात ये कि सरकार ने स्पष्ट कहा है कि तमिलनाडु की 39 से 59 हो रही है, दक्षिण भारत की 129 से 195 सीटें हो रही है, यानी ठीक 50% बढ़ रही है। तो सरकार का ये बयान अपने आप में मायने रखता है और दक्षिण भारत के राज्यों को अब इसका जो दुराग्रह था, पूर्वाग्रह था, उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कहा है, सदन में ऑन रिकॉर्ड कहा। बिल्कुल लेकिन हमने कहा ना कि दक्षिण भारत के कुछ नेता तो इस बात पे उतारू कि हम तो एक धर्म को खत्म कर सकते हैं, ये बोलते हैं वो बेशर्मी से, और कोई नहीं कहता कि ये आप जो बात कर रहे हैं नफरत फैलाने वाली बात है। मोहब्बत की दुकान वाले भी उस पर चुप बैठते हैं, तो वो अलग बहुत सारी बातें हैं। आज हम इसी पर फोकस कर रहे हैं। अंतिम टिप्पणी के लिए नागेंद्र जी आपके पास क्या कहना चाहेंगे? कल तय हो जाएगा और परसों इस पर समापन हो जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं कि जो दिन भर चला घटनाक्रम है कल वो थोड़ा सा पॉजिटिव होगा या कल उसमें निगेटिविटी बढ़ेगी? नहीं राघवेंद्र जी, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी लाइन को पकड़ के बैठे हुए हैं। देखिए, विशेष सत्र जब परसों समाप्त होगा तो परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पास होगा या नहीं होगा ये तो देखने लायक बात होगी। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इस सत्र के बाद में मातृशक्ति की नजरों में कुछ राजनीतिक दलों की इमेज बचेगी और कुछ राजनीतिक दल जो इसका विरोध कर रहे हैं उनकी इमेज खराब होना स्वाभाविक है, जिसका प्रभाव आगामी विधानसभा चुनाव से लेकर 2029 के लोकसभा चुनाव है वहां तक मातृशक्ति अपने वोट के अधिकार से बताएगी उन्हें। इसका कितना दुष्प्रभाव और कुप्रभाव रहा ये देखना। मैं तो सिर्फ इसमें 2-3 आंकड़े बता रहा हूं कि साउथ की जो सीटें घटने की बात हो रही है उसमें यह कि 129 सीटें साउथ में है जो अब बढ़कर 195 हो जाएंगी। तमिलनाडु में 39 है जो बढ़कर 59 हो जाएगी। कर्नाटक में 28 है जो बढ़कर 42 हो जाएगी और आंध्र में 35 से बढ़कर 38 होंगी। तेलंगाना में 17 से बढ़कर 26 हो जाएंगी। तो वो सारे आरोप या आशंकाएं गलत साबित हो रही हैं। कल के दिन देखते हैं क्या होता है। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। नागेंद्र जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका धन्यवाद, गौरव जी और रमेश जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए IND24।